बच्चों लर्न वर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम सीयू इंग्लिश मेजर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं और कौन-कौन से पोर्शंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है। आपको पता है कि आपका जो पैटर्न है सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटी जाने वाली है। सेक्शन ए जो आपका रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी जो रहने वाला है वो आपके 55 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है। तो सेक्शन ए में एलिजाबेथन एज, उसके बाद जेकोबियन पीरियड, उसके बाद रेस्टोरेशन, उसके बाद रोमांटिक, उसके बाद विक्टोरियन और लास्ट में मॉडर्न। ये हमें पता है। यही हमारा वे ऑफ स्टडिंग। कहाँ से हमें बिगिन करना है, कहाँ हमें खत्म करना है। मैं सबसे पहला बात जो क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोज और नोवेल दोनों इक्वल है। कहीं कहीं आप देखोगे प्रोज राइटिंग मेंशन की गई है, कहीं कहीं आप देखोगे नोवेल राइटिंग मेंशन की गई है। ठीक है। लिटरेरी फॉर्म नोवेल राइटिंग ये मेंशन की गई है। अगर प्रोज पे मेंशन किया जाए, नोवेल पे मेंशन किया जाए, इसमें आप घबराना मत, बिकॉज बोथ आर सेम। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि एलिजाबेथ और जेकोबियन पीरियड में जो प्रोज रिटन होती थी ना, जनरली ऐसे फॉर्म में लिखी जाती थी, मतलब निबंध में लिखी जाती थी। जैसे हम लोग स्कूल लाइफ में कुटज पढ़े थे, महाजनी सभ्यता पढ़े थे, तो उसी तरह आप देखोगे हिंदी में हम जैसे पढ़े थे। आप इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे पढ़े होंगे जो किसी के बारे में डिटेलिंग दे रही है, कोई एक मैसेज दे रहा है। एलिजाबेथन और जेकोबियन पीरियड में बहुत ज्यादा एसेज लिखी जाती थी। ये मैसेज आप देखोगे क्रिश्चियनिटी पे होती थी, बाइबल के लिए होती थी, सरमोनिक होती थी, रिलीजियस होती थी, स्पिरिचुअल होती थी, और तो और साइंटिफिकल कुछ मैसेज दिया जाता था। कोई ना कोई वो मैसेज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखी जाती थी। बहुत ही आप देखोगे डायडेक्टिक वे में लिखी गई है, ज्यादा उसमें इलैबोरेशन नहीं की गई है, एक टॉपिक ली गई है उसी पे उसको डिस्क्राइब की गई है। स्टडीज ही देख लो या आप कोई भी ऐसी छोटी मोटी टॉपिक रैंडमली उठा के देख सकते हो, वहां पे वो एक स्मॉल आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे और स्टडीज में स्टडीज के बारे में बताई जा रही है। ठीक है। ऑलमोस्ट वो साइंटिफिकली आपको एक मेथड दिखाई जा रही है। इस तरह से आपको एलिजाबेथन और जेकोबियन पीरियड के राइटर्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और विक्टोरियन नो मॉडर्न। तो मैं कहूंगी, अगर मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं यही कहूंगी, जो बच्चे एवरेज है, जो बच्चे उतने टॉपर नहीं है, जो बस मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूंगी सबसे पहले आप रेस्टोरेशन पढ़ो, एकदम पूरा दिल लो जान लगाकर, क्योंकि रेस्टोरेशन इज द इमर्जेंस ऑफ राइटिंग नॉवेल्स एंड वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन में कोई एक करना है, तो हम सारा क्यों टॉपिक करें? हम कहीं 2 या 3 टॉपिक अच्छे से करके रखे ना, क्योंकि हमें तो कोई एक ही करना है, रेस्टोरेशन करना है। ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हो रोमांटिक, फिर विक्टोरियन और लास्ट में मॉडर्न। आपका मन हो तो एलिजाबेथ जैकोबियन करो, अदरवाइज omit दिस टू। नो नीड टू राइट, जस्ट गो विद द फ्लो। अब इसमें पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एलिजाबेथन prose writers want to show. Okay, generally don't go in the depth. जो बच्चे एवरेज है, जो बच्चे बस लिटरेचर लेके पास होना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ। ठीक है। देखते हैं सेक्शन बी, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए सबसे स्कोरिंग है, वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप देखो हाफ स्टडी है, ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। तो हाफ स्टडी एलिजाबेथन पीरियड से है, ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी ये देखोगे रोमांटिक से है, हैरेबी ये भी मॉडर्न से है, शूटिंग एन एलिफेंट ऑलमोस्ट ये भी मॉडर्न से है, और झुम्पा लहरी भी। ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। मेरा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगी, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बता दूंगी कौन से किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा भी एज अ जस्ट दिखा देती हूँ क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछे हैं। देखिए यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो,
तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, पेपर है आप लोगों का 2024 का पेपर है। किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछे हैं? राइट एन एसे ऑन एलिजाबेथन प्रोज विथ वन मेजर राइटर। तो आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बतानी है। तो जनरली आपको हर एक पीरियड से उसके फीचर्स लर्न करने हैं, उस एज के फीचर्स लर्न करोगे और क्या करोगे, कोई दो राइटर अच्छे से पढ़ लेना, दो राइटर्स विथ देयर मेजर वर्क, ये भी याद रखना। तो पहले फीचर्स करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, उसके बाद दो राइटर्स पढ़ना है, उसके बाद मेजर वर्क देखना है। ठीक है, चाहे आप वो देखो कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे, आई एम रिपीटिंग दैट व्हाटएवर क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू, प्लीज go with the features, go with the characteristics features, then prepare for two writers and their two major work. That is most important portion. जैसे एलिजाबेथन प्रोज में आपको मेजर राइटर में दिखेंगे फ्रांसिस बेकन, सिडनी की अपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है, देखो यहाँ प्रोज लिखी है। सेकंड क्वेश्चन में देखो नोवेल लिखा हुआ है, 18th सेंचुरी नोवेल विथ रेफरेंस टू एनी वन राइटर। 18th सेंचुरी नोवेल में आपको बताना होगा कोई वन राइटर, तो डैनियल डेफॉय है, स्विफ्ट है, जोनाथन स्विफ्ट है। लेकिन सिर्फ डैनियल डेफॉय के बारे में नहीं लिखना है, इनके मेजर वर्क्स के बारे में भी आपको लिखना होगा। सिर्फ स्विफ्ट के बारे में लिखने से नहीं होगा, आपको स्विफ्ट के साथ साथ उनके मेजर वर्क्स के बारे में भी लिखना होगा। ओके, फिर देखो जेम्स जॉयस है। अब जेम्स जॉयस, मान लो यहाँ पे सिर्फ टॉपिक दे दिया जेम्स जॉयस, यहाँ पे आपको और कोई टॉपिक दे सकता है, वर्जीनिया वुल्फ, या आपको वो दे सकते हैं जोसेफ कॉनरेड। ठीक है, ये कोई भी ऑथर के बारे में वो आपको दे देंगे और बोलेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिखो, उनका 20th सेंचुरी प्रोज में क्या कंट्रीब्यूशन थी वो लिखो। तो आप लिखोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली आपको 20th सेंचुरी प्रोज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना होगा। जैसे आप उसके बारे में डिस्कस कर लोगे, आप क्या करोगे, उसके साथ ही में आप प्रोज राइटिंग, उसमें जेम्स जॉयस हो जाए, चाहे वर्जीनिया वुल्फ हो जाए, चाहे जोसेफ कॉनरेड हो जाए, किसी के बारे में भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड भी है मॉडर्न राइटिंग में। तो देखो यहाँ पे सिडनी है, जोसेफ एडिसन है, जो 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेक्शन 1 में हमारा 15 मार्क्स ऊपर 5 मार्क्स नीचे है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेकिन ये 20 मार्क्स है, तो हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो कहाँ लाई हो रहा है, आपको दिख रहा है, वो पासिंग मार्क्स जो है 55, वो है सेक्शन 2। I'm not saying that section 1 is not important. What I'm trying to say that section 2 is more vital than section 1. So, what other students do, they wholly focus in section 1. It's good. Go with section 1 at the first. But section 2 is that much important as it is section 1. Because section 2 consists of 55 marks. 55 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये पूरा का पूरा आपके पेपर को डिसाइड करता है कि आप किस तरह से पास आउट करोगे। नाउ यू कैन सी सेक्शन 2 में आपको 5 क्वेश्चन, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलने वाले, आपको हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको कोई 3 करना है। तो मैं बेकार में दो और एक्स्ट्रा क्यों ही करने जाऊं, तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो ऑफ स्टडी जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ऑफ स्टडी में दो ही राइट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक थीम और एक इनकी राइटिंग स्टाइल। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि एक मास्टर आंसर आप प्रिपेयर कर सको। उसके साथ में ड्रीम चिल्ड्रन, हर एवरी, ठीक है, चार्ल्स लैम की लिखी हुई ड्रीम चिल्ड्रन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एरेबी, जेम्स जॉयस की लिखी हुई है एरेबी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, हर टॉपिक में से, चाहे वो आप प्रोज लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कोई भी, याद रखना राइटिंग स्टाइल, क्योंकि नोवेल लिख रहे हो तो आपको याद रहना चाहिए राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, जैसे हम लोग पोइट्री में क्या करते थे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर लेते थे, उसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आप देखो एग्जामिनिंग एन शूटिंग एन एलिफेंट एज स्टडी इन अ पोस्ट कॉलोनिज्म, ऑब्वियसली ये इम्पेरियलिज्म के ऊपर लिखी गई है ना। फिर राइटिंग स्टाइल, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये राइटिंग स्टाइल से। फिर देखिए टेम्पररी मैटर झुम्पा लहरी की थीम ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। तो देखो कोई भी क्वेश्चन, नोवेल्स के अधिकतर क्वेश्चन इसी से में बनती है। एक, आप देखोगे वो एसेइस्ट है कि नहीं, मतलब राइटिंग स्टाइल। आपको ये भी बताना है कौन से एरा से है, आपको ये भी बताना है चार्ल्स लैम्ब की जॉनरा क्या थी, ठीक है। फिर देखो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, फिर देखो आप स्टडी इन पोस्ट कॉलोनिज्म, थीम, कहीं ना कहीं ये थीम को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे भी थीम। तो मैं कहूंगी जो 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है वो है ऑफ स्टडी, ड्रीम चिल्ड्रन, अरबी, और टाइम मिले तो शूटिंग एन एलिफेंट। 5 नंबर एकदम ही छोड़ दो, दरकार ही नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, अगर आपको टेम्परेरी मैटर ज्यादा इजी लग रहा है आप उसके साथ भी जा सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप टेम्परेरी मैटर करो ही मत, जिसे टेम्परेरी मैटर इजी लग रहा है वो टेम्परेरी मैटर के साथ जा सकते हो। बट जो चाहते हैं, जो समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, कौन सा करना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो ऑफ स्टडी, ड्रीम चिल्ड्रन, अरबी अच्छे से पहले कर लो। उसके बाद आपके पास टाइम रहे तो आप टेम्परेरी मैटर करना, ठीक है। नहीं रहे तो मत करो, 3 ही टॉपिक करो लेकिन सॉलिड करो। आपका एक आंसर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका वो आंसर जो है उसमें मार्क्स ही ना मिले, आप लिख भी सवाल फिर आपको मार्क्स नहीं मिले, ऐसा मत कीजिए। आप लिखिए, सॉलिड लिखिए। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, यहाँ से कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ बेकॉन्स pragmatic look outlook in of study, significance of temporary matter, dream children, Araby, और ये जो है I often wonder whether any of the others grasp that I had done in solely to avoid looking a fool। ये भी आपका किससे दिया गया है, देखोगे तो शूटिंग एन एलिफेंट से। एक लाइन उठा के दी, इसलिए टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेक्स्ट पढ़ना ही पढ़ना होगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों देती हूँ, पर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए इंटरेस्टेड है मैं उनके लिए कह रही हूँ, हमारा एक सेकेंड बैच शुरू होने वाला है 1 मई से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में डेमो क्लास भी आपको दी जाएगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती है, नोट्स आपके लिखे हुए आपको मिलेंगे, और साथ में साथ आपको वो फिर रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगे, साथ में आपके कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है जा रहे। अभी ये सेक के पेपर्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, क्योंकि इस बार जो सेक है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो सेक में आप लोगों का राइटिंग, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पोइट्री दिए जाएंगे, आपको 2 पोइट्री दिए जाएंगे जिसमें से कोई आपको एक पोइट्री करनी होंगी, और ये 20 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद है राइटिंग समरी और सब्सटेंस विद अ क्रिटिकल नोट 12+8। जैसे आपको याद होगा, आप अगर आईसीएसई सीबीएसई या आप डब्ल्यूबी बोर्ड में भी है, आप लोग प्रेसी राइटिंग लिखते थे। प्रेसी राइटिंग क्या होता था, 1/3 आपको लिखना पड़ता था, 1/3 ऑफ दैट पैरा। मान लीजिए वो पैरा 250 वर्ड से लेकर 300 वर्ड के अंदर आती है, तो उसकी 1/3 आपको लिखनी होगी, ठीक है। जब 1/3 आप लिखोगे तो उसमें आप कितना वर्ड्स लिख रहे हो, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स के वो होने चाहिए, 100 to 150, इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप और क्या करोगे, आपको एक क्रिटिकल नोट लिखनी है। अब राइटिंग, सब्सटेंस राइटिंग में आप क्या लिखोगे कि ये जो मैसेज दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं लिखोगे। जो अनयूजुअल चीजें बहुत बार लिखी गई है, जैसे एडजेक्टिव बहुत बार लिखी गई है, उसे आप नहीं बताओगे। सब्सटेंस राइटिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिटेलिंग मैं वीडियो और क्लास लेकर आऊंगी, आप उसमें जो बच्चे क्लास कर रहे हैं मैं उसको उसमें बता दूंगी, जो बच्चे क्लासेस नहीं करते मैं उसके लिए वीडियो लेते हुए आऊंगी। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि 35 मार्क्स की होते हैं। हालांकि आप देखोगे लास्ट ईयर का ही आप सोच रहे होगे कि आपके पास लास्ट ईयर के ही एक पेपर हो सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं। आप अगर कुछ साल पुराने पेपर्स देखोगे, जैसे सीबीसीएस फॉर्म में जो पेपर्स है उनके सेक B2 में यही पैटर्न था। पहला वाला क्वेश्चन के अलावा जितने बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उनका यही 3 क्वेश्चंस है, उनका एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला गया था, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये 3 क्वेश्चन वाइटल है।
उस क्वेश्चन को छोड़कर आप बाकी के 3 को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप 2023, 21, 22 और 2024 4 पेपर, हर पेपर में आपको 2-2 क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपके जैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको 8 मिल जाएँगे, राइटिंग सब्सटेंस राइटिंग की प्रैक्टिस आपको 8 हो जाएगी और ऐसे राइटिंग्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। ठीक है? किस तरह के क्वेश्चंस यूँ पूछते हैं? अगर हम देखें यहाँ पर, आप देखो क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब आप क्या करते थे, पहले आपको लिखने को मिलता था। आप जैसा है वैसा लिख देते थे। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन वैसा नहीं है, आपको लिखना पड़ता है, आपको उसमें वर्क करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पहले इंट्रो लिखना होगा। ऑब्वियसली क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखोगे तो पहले इंट्रो में आपको बताना होगा द पोएट, इस तरह से आप बिगिन कीजिएगा। द पोएट बिगेन टू से, द पोएट वांट टू डिपिक्ट, द पोएट इज राइटिंग, द पोएट वांट टू शो, द पोएट पोर्ट्रेज। ठीक है, मेटाफर्स क्या यूज किए हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको फिगर ऑफ स्पीच की भी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में सिमिलीज क्या यूज किए गए हैं, इमेजरी किसे कहते हैं, ये पोएट्री किस फॉर्म में लिखी गई है, इसका टोन क्या है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में यही सारी चीजें देखी जाती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट राइटिंग अ सब्सटेंस और राइटिंग अबाउट अ समरी। नो, इट्स नॉट। Critical appreciation means you are analyzing the poetry minutely and meticulously. Okay? So that's the most important part. Form, tone, फिर voice, whatever images poet is trying to use here, whatever message he want to share, that is called writing and critical appreciation. Obviously, then you are going to say the rhyming scheme. किस rhyming scheme में लिखी गई है, तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 आपके रहने चाहिए। इंट्रो में आप पोएट क्या बता रहे हैं, किस टोन में लिखे हैं, कोई राइमिंग स्कीम है कि नहीं, ये बताओगे। बॉडी में समरी लिख सकते हो, एक-एक लाइन को माइन्यूटली, जो लाइन आपको समझ में आई है, उस लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे उसमें मेटाफर कहाँ यूज़ की गई है, सिमिली कहाँ यूज़ की गई है, डेथ को किस तरह से यहाँ पे दर्शाई जा रही है, एलिजी है कि नहीं, लिरिकल पोएट्री है कि नहीं। और आप यहाँ से देखकर पता कर सकते हो कि ये एक सोनेट राइटिंग है। कैसे आपको पता चलेगा? कितने तरह के सोनेट्स है? जब आप लास्ट ईयर सेमेस्टर पढ़े थे, किस 3 तरह के सोनेट्स होते हैं, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन एंड पेट्रार्कन सोनेट्स। अब वो तीनों सोनेट की पैटर्न अलग होती है। तो ये सोनेट्स किस तरह के हैं? कहीं न कहीं हमें इसके राइमिंग स्कीम से पता चल जाएगा कि ये सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट है। ठीक है? देखो, आपको यहाँ पे राइटिंग से ही पता चल गया है, ये शेक्सपियरियन सोनेट है। तो आप ये बता सकते हो द पर्टिकुलर पोएट्री हैज बीन रिटन इन अ शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज 20 मार्क्स इज नॉट अ जोक। कहीं 20 मार्क्स में आप पकड़ के चलो, आपको 10 to 8 मिल सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे तो आपको 10 to 8 ही मिलेगा, उससे ज्यादा हार्डली हार्डली यू कैन गेट 12, नॉट अबव दैट। बिकॉज आप कितने भी अच्छा लिख लो, कहीं ना कहीं आप टीचर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। सो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग दिस क्रिटिकल एप्रिसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। उसके साथ में आप देखोगे क्या, पोएट्री जो चूज करोगे, बहुत सोच समझ के चूज करना। 2 पोएट्री है, दोनों पोएट्री को पढ़ना, आप लोग जितना टाइम मिल सके उतना उसमें देना, इन्वेस्ट करना टाइम। ये मत सोचना भाई मेरे दोस्त जो लिख रहे हैं हम वही छापेंगे, नहीं, आपको दोस्त को जो समझ में आ रही है वो आपको नहीं भी आ सकती है। फिर देखिए यहाँ पे 2 आपको क्रिटिकल सब्सटेंस राइटिंग विथ क्रिटिकल नोट मिलने वाले। आप 2 में से जो समझोगे, यहाँ पे क्या करना है, 1/3 इसकी लिखनी है, साथ में इसकी क्रिटिकल नोट लिखनी है। क्रिटिकल नोट में आप ये बताओगे किस तरह के वो एल्यूटिव, यहाँ पे किस तरह के वो लैंग्वेज यूज किए हैं, किस तरह में यहाँ पे वो इमेजेस को, सिंबल्स को दिखाए हैं, उनकी जो मेन मुद्दा है, जस्ट विद इन अ 2 to 3 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, यू कैन राइट फॉर गो फॉर हार्डली 10 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। हार्डली 10 लाइन्स, बिकॉज 8 मार्क्स के लिए 10 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है। बट जो समरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी 12 मार्क्स की है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ऐसे राइटिंग। ऐसे बहुत तरह के होते हैं, एक नैरेटिव होते हैं, एक डेस्क्रिप्टिव होते हैं, आर्ग्यूमेंटिव ऐसे होते हैं। ठीक है, जिसमें फॉर और अगेंस्ट में आपको पॉइंट ऑफ व्यू देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपको पहले बताना होगा इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में किस तरह से है, इंटरनेशनल लैंग्वेज में किस तरह से हेल्प आउट करती है।
ESL जिसे हम लोग कहते हैं, फिर आप कह सकते हो EFL, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ शेक्सपियर, यूनिवर्सैलिटी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की राइटिंग के बारे में, वर्क के बारे में, किस तरह से दुनिया जमाने में उनको इंपॉर्टेंस मिलती है, उनका वर्क बाकियों के वर्क से कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में उतना नॉलेज नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो आप बाकी 3 के साथ जा सकते हो। जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ऑब्वियसली व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्पावरमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गिविंग एम्पावरमेंट टू द वुमेन? What, how were women used to be there in 18th century, 15th century? Take the example from literature or take your surrounding example, take the example from history, depict it in your writings, portray how women undergoing the problems. What are the problems women are facing nowadays? What is actual empowerment? What do you mean by what do you mean by being giving empowerment in real picture? ओके, हाउ टू, और इसमें आप पेट्रियार्कल सोसाइटी भी दिखा सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गिव अ बायस आंसर, बिकॉज whatever answer you are writing, it's not about only a bias. If you want to educate, you try to use quotation. Like if you want to educate a family, educate a man. But if you want to educate a nation, you need to educate a woman. So how important is to educate a woman? Which portion of this people are not getting education? Why women are why women are backward in education, in the field of education, in the field of entrepreneurship, in the field of uh, बिज़नेस, व्हाई? बिकॉज़ क्योंकि हमारे देश में सेवेन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वुमेन्स हैं, उतने नहीं मिलते। कितने आप देख पाते हो वुमेन्स को एम्पावरिंग हो रहे हैं, रियल मायने में वो वुमेन्स एम्पावर हो रहे हैं। चाहे कितने भी स्कीम्स आ जाए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कितने भी स्कीम्स आ जाए, बट द माइंडसेट, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? द माइंडसेट। तो ये 4 चीज़ें आपके आंसर्स में होने चाहिए। या सर्वाइवल ऑफ लिटरेचर इन द एज ऑफ सोशल नेटवर्क्स, आपको क्या लगता है सर्वाइवल हो रही है लिटरेचर की आज के सोशल नेटवर्क्स में? इतने सोशल नेटवर्क्स बढ़ गए हैं, क्या लिटरेचर की इंपॉर्टेंस वही है जो पहले के जमाने में हुआ करते थे? तो इस तरह के आंसर्स आपको लिखने होंगे। या यूज ऑफ चिल्ड्रन इन एडवर्टाइजमेंट, व्हाट डू यू थिंक यूजिंग ऑफ चिल्ड्रन इन एडवर्टाइजमेंट इज गुड और नॉट? समझ में आई किस तरह के क्वेश्चंस आपको आंसर्स लिखने होंगे? हमेशा एक बायस, एक न्यूट्रल आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि पहले आप उसकी पॉजिटिविटी दिखाइए, उसकी प्रॉस दिखाइए, उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दीजिए, इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताइए, कोटेशन से शुरू कीजिए। इफ यू आर गुड विथ कोटेशंस, इफ यू आर गुड विथ idioms, if you're good with proverbs, begin with that. Begin with simple answers. Always try to write the answers in a simple present, okay, or in a simple past. Don't jumble it. The most mistake we do, what we try to do is कि हम लोग सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखते, हम उसे हड़बड़ी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ट्राई टू डू इन अ सिंपल वे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जितना यहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते थे, जिस तरह के आपको पैटर्न दिखाना चाहिए था, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अगर कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, जो आप क्लासेस बिगिन करना चाहते हो, हमारे क्लासेस फर्स्ट में से बिगिन होंगे। आपको वीक में 2 क्लासेस मिलने वाले हैं, ठीक है? उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद द फुल टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाली है। ज़ूम और गूगल मीट दोनों में क्लासेस होंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी आपको मिलेंगे। उसके साथ आपको 2 डेमो क्लास भी मिलेंगे, जो बच्चों को डेमो क्लास करने हैं। बाकी जो भी डिटेल आपको जाननी है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है? सिर्फ मैं डीएससी की पेपर नहीं पढ़ाऊँगी, डीएससी, सेक, एईसी और साथ में ईवीएस भी पढ़ाऊँगी। तो ये आपके पेपर्स रहने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है फी के लिए, बाकी जो भी आपको क्वेरीज है जानना है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।